रात 2 बजे असफंदयार कॉफी पीने किचन में आया तो लाइट ऑन करते इसे धचका लगा। बिखरे बालों के साथ सीमा फर्श पर बैठी बर्फ के टुकड़े खा रही थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस हालत में बर्फ कौन खाता है? वो इसके पेट की तरफ देखते अफसोस से बोला। सीमा खानदान की खूबसूरत तरीन लड़की थी, मगर एक हादसे की वजह से असफंदयार के बड़े भाई के निकाह में आ गई, जो अनपढ़ निकम्मा था। नुज़रत बेगम पूरे घर का काम लेने के बावजूद इस मासूम को ढंग का खाना भी न देती। तुम खाओगी नहीं तो बच्चा अंदर मर भी सकता है। इसकी बात पर सीमा की पलकें नम हुई। 6वां महीना है, अभी तक बच्चे ने हरकत नहीं की। इसके आंसू देख असफंदयार ने कपड़ा हटाते इसके पेट पर हाथ रखा। सांस लो। तभी किचन का दरवाजा धड़ाम से खुला। रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। खामोशी ऐसी थी जैसे दीवारों ने भी अपनी सांसें रोक रखी हों। असफंदयार की आंख अचानक खुल गई थी। हलक खुश्क महसूस हो रहा था। इसे कॉफी पीने की आदत थी। रात के इस पहर भी कॉफी के बगैर नींद वापस आना मुश्किल लग रही थी। वो खामोशी से बिस्तर से उठा, कमरे से बाहर निकला। राहदारी में हल्की सी तारीकी फैली हुई थी। इसने किचन की तरफ कदम बढ़ाए, किचन का दरवाजा खोला, हाथ स्विच तक पहुंचा। लाइट जलते ही असफंदयार के कदम वहीं रुक गए। इसके सामने का मंजर इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। सीमा फर्श पर बैठी हुई थी। इसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे, चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, होंठों पर अजीब सी खुश्की थी। इसके सामने बर्फ के चंद टुकड़े पड़े थे। वो एक टुकड़ा हाथ में लिए आस्ता आस्ता खा रही थी, जैसे इसके लिए वो बर्फ का टुकड़ा किसी कीमती खाने से कम ना हो। असफंदयार को एक लम्हे के लिए समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहा है। फिर इसकी निगाह सीमा के चेहरे से होती हुई इसके पेट पर जा ठहरी। 6वां महीना चल रहा था। एक औरत जो मां बनने वाली थी, वो इस वक्त रात के 2 बजे किचन के ठंडे फर्श पर बैठी बर्फ खा रही थी। असफंदयार के दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। वो चंद कदम आगे बढ़ा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सीमा। इसकी आवाज में हैरत भी थी, गुस्सा भी था, सबसे बढ़कर फिक्र थी। सीमा ने चौंक कर सर उठाया। इसकी आंखें खौफ से फैल गई। वो फौरन अपने हाथ में मौजूद बर्फ का टुकड़ा छुपाने लगी, जैसे कोई जुर्म करते पकड़ी गई हो। असफंदयार ने इस हरकत को देख लिया। इस हालत में बर्फ कौन खाता है? सीमा ने नजरें झुका ली। इसके पास कोई जवाब नहीं था। असफंदयार की निगाह दोबारा इसके पेट पर गई। तुम्हें अपनी हालत का एहसास है? सीमा खामोश रही। इस खामोशी ने असफंदयार के दिल को मजीद बेचैन कर दिया। वो इसके करीब बैठ गया। तुमने खाना खाया था? सीमा के लब हिले मगर आवाज ना निकली। असफंदयार ने दोबारा पूछा। मैं पूछ रहा हूं, तुमने रात का खाना खाया था? सीमा ने बहुत आहिस्ता सर हिला दिया। नहीं, सिर्फ एक लफ्ज। बस एक लफ्ज ने असफंदयार के अंदर कुछ तोड़ दिया। इसे याद आया नुज़रत बेगम ने शाम को घर के सारे काम सीमा के जिम्मे लगा दिए थे। सीमा सुबह से घर में काम करती रही थी, बर्तन, सफाई, कपड़े, किचन, मेहमानों की खिदमत। किसने एक बार भी नहीं पूछा था कि इसने खाया क्या। असफंदयार ने सीमा को गौर से देखा। खानदान की खूबसूरत तरीन लड़की, वो लड़की जिसके चेहरे पर कभी खुशी रहा करती थी, आज उसके चेहरे पर थकन थी, बेबसी थी, खामोश दर्द था। एक हादसे ने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। इस हादसे के बाद इसका निकाह असफंदयार के बड़े भाई से कर दिया गया था। इसका शौहर पढ़ा लिखा नहीं था, काम करने की आदत नहीं थी, जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। घर के हालात बिगड़ते गए। सीमा सब कुछ बर्दाश्त करती रही। किस्मत ने इसे एक और आजमाइश में डाल दिया था। वो हामला थी। इसके अंदर एक नन्ही जान सांस ले रही थी। इसके बावजूद इसके लिए घर में मुनासिब खाना तक नहीं था। असफंदयार के दिल में अपनी भाभी के लिए हमेशा एहतराम रहा था। आज पहली बार इसे अपने घर पर गुस्सा आया। तुम खाओगी नहीं तो बच्चा अंदर मर भी सकता है। ये कहते हुए इसकी आवाज भारी हो गई। सीमा ने फौरन अपना हाथ पेट पर रख लिया। इसकी पलकें नम हो गई। बच्चे के मरने का लफ्ज सुनते इसका दिल काम गया। 6वां महीना है। सीमा की आवाज बहुत धीमी थी। अभी तक बच्चे ने हरकत नहीं की। असफंदयार के चेहरे का रंग बदल गया। क्या सीमा ने अपनी नम आंखें उठाई? अभी तक मुझे उसकी कोई हरकत महसूस नहीं हुई। इसके बाद वो खामोश हो गई। असफंदयार के अंदर खौफ उतर गया। इसने कई लम्हे सीमा को देखा। इस लड़की की आंखों में मां बनने की खुशी कहीं बहुत दूर छुपी हुई थी।
इस खुशी के ऊपर खौफ की मोटी तह जमी हुई थी। ऐसे डर था कि अगर इसका बच्चा भी इससे छीन लिया गया तो वो क्या करेगी। असफंदार ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया। सीमा एक लम्हे के लिए पीछे हटी। असफंदार रुक गया। डरने की जरूरत नहीं है, इसकी आवाज नरम थी। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि सीमा ने नजरें झुका ली। असफंदार ने इसके पेट पर मौजूद कपड़ा जरा सा हटाया। निहायत एहतियात से अपना हाथ इसके पेट पर रखा। सांस लो सीमा की सांसें तेज हो रही थी। आहिस्ता सांस लो सीमा। असफंदार की आंखें सीमा के चेहरे पर जमी थीं। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश रहे। किचन की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। असफंदार ने वो आंसू देखे तो इसका दिल भर आया। तुम इतना सब कुछ अकेले बर्दाश्त करती रही हो। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी किचन का दरवाजा धड़ाम से खुला। दोनों चौंक गए। दरवाजे पर नुसरत बेगम खड़ी थी। इनके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में शक था। इन्होंने एक नजर सीमा को देखा, फिर असफंदार को देखा, फिर सीमा के पेट पर रखे असफंदार के हाथ पर इनकी निगाह रुक गई। किचन में चंद लम्हों के लिए ऐसी खामोशी छा गई जिसमें किसी की सांस तक सुनाई दे सकती थी। फिर नुसरत बेगम की आवाज पूरे किचन में गूंज गई, यहाँ क्या हो रहा है? सीमा के चेहरे से खून उतर गया। असफंदार फौरन सीधा होकर खड़ा हो गया। नुसरत बेगम आगे बढ़ी। मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। इनकी आवाज में जहर घुला हुआ था। पहले मेरे एक बेटे को तुमने खा लिया। सीमा के होंठ कांपने लगे। नुसरत बेगम ने उंगली सीमा की तरफ उठाई। तुम्हारी मनहूसियत की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। सीमा ने बेबसी से सर उठाया। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। चुप। नुसरत बेगम चीखी। अब मेरे दूसरे बेटे को भी अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही हो। असफंदार के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। अम्मी बस करें। नुसरत बेगम ने फौरन इसकी तरफ देखा। तुम इसके वकील कब से बन गए? असफंदार की आंखों में सख्ती आ गई। ये मेरी भाभी है, मुझे मालूम है। नुसरत बेगम ने तल्खी से कहा, तुम्हें कुछ मालूम नहीं, तुम्हें इस औरत की हकीकत नहीं मालूम। सीमा फर्श पर बैठी ससक रही थी। इसके हाथ मुसलसल अपने पेट पर थे। अपने बच्चे को जैसे अपनी बाहों में छुपा लेना चाहती थी। नुसरत बेगम ने इसे देखकर फिर कहा, मेरा एक बेटा है, इसके आने के बाद चला गया। अभी मेरे दूसरे बेटे पर नजर रखे बैठी है। असफंदार ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अम्मी आप गलत समझ रही हैं। गलत मैं समझ रही हूँ। नुसरत बेगम की आवाज बुलंद हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है। असफंदार ने सीमा की तरफ देखा। इसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे। इस लड़की ने जिंदगी में पहली बार किसी के सामने अपनी तकलीफ जाहिर की थी। इसे शायद यकीन था कि कोई इसे समझ लेगा। अब वही लम्हा इसके लिए एक नई तोहमत बन चुका था। असफंदार के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। वो जानता था सीमा की नीयत में कोई खराबी नहीं थी। वो जानता था इस वक्त इसका हाथ सीमा के पेट पर सिर्फ इसलिए था कि वो बच्चे की खैरियत जानना चाहता था। नुसरत बेगम के लिए हकीकत की कोई अहमियत नहीं थी। इनके दिल में पहले से एक फैसला मौजूद था। सीमा मनहूस थी। सीमा इनके बेटे की मौत की वजह थी। सीमा असफंदार को भी अपने जाल में फंसाना चाहती थी। सीमा ने अपने आंसू साफ किए। वो कुछ कहना चाहती थी, लफ्ज इसके गले में फंस गए। असफंदार ने पहली बार महसूस किया कि एक इंसान को खामोश करा देने के लिए हमेशा जोर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मुसलसल इल्जाम भी इंसान की आवाज छीन लेता है। सीमा ने सर झुका लिया। इसके अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या वाकई इस घर में कोई इसे कभी बेकसूर समझेगा। असफंदार ने नुसरत बेगम की तरफ देखा, फिर सीमा की तरफ। इस रात किचन की वो खामोश जगह तीन लोगों के दरमियान एक ऐसी जंग का आगाज बन चुकी थी जिसके असरात आने वाले दिनों में सबकी जिंदगी बदलने वाले थे। नुसरत बेगम ने गुस्से से असफंदार का हाथ पकड़ा। इसे अपने साथ कमरे की तरफ ले गई। दरवाजा बंद किया। असफंदार खामोश खड़ा अपनी माँ के चेहरे को देखता रहा। नुसरत बेगम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दिल में शक की ऐसी आग भड़क रही थी जिसने हर हकीकत को धुंधला दिया था। असफंदार अपनी माँ के सामने हमेशा अदब से बात करता था। आज भी इसने लहजा बुलंद नहीं किया। अम्मी आपने जो देखा वो वैसा नहीं था जैसा आप समझ रही हैं। नुसरत बेगम ने फौरन इसकी बात काट दी। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम इस लड़की के इतने करीब बैठे थे, इसके पेट पर हाथ रखा हुआ था। रात के 2 बजे एक जवान औरत के साथ इस तरह बैठने की क्या जरूरत थी? असफंदार ने गहरी सांस ली। अम्मी सीमा मेरी भाभी है। इस वक्त कुछ 6 महीने में इसे बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही थी। मैं मेडिकल का तालिब इल्म हूँ। मेरी हाउस जॉब चल रही है। मुझे अंदाजा ऐसी हालत में क्या देखना जरूरी होता है। मैं सिर्फ इस बच्चे की खैरियत देख रहा था। नुसरत बेगम ने तंजी अंदाज में इसे देखा।
तुम्हें सिर्फ इसी की फिक्र क्यों रहती है? असफंदार की आंखों में हैरत उभरी। अम्मी, वो इस घर की बहू है, हामला है, इसकी तबीयत खराब हो तो क्या मैं आंखें बंद कर लूं? नुसरत बेगम ने हाथ उठाकर ऐसे रोक दिया। मुझे इस लड़की से कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। पहले मेरे एक बेटे को खा गई, अब तुम्हें भी अपने करीब कर रही है। मैं तुम्हें इस औरत से दूर रहने का हुक्म देती हूँ। असफंदार चंद लम्हे खामोश रहा। इसके दिल में अपनी माँ के लिए एहतराम मौजूद था, सीमा के लिए हमदर्दी भी मौजूद थी। आज पहली बार दोनों एहसासात एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। अम्मी, आप सीमा पर जुल्म कर रही हैं। नुसरत बेगम का चेहरा सुर्ख हो गया। जुल्म मैं कर रही हूँ? जी अम्मी। असफंदार ने नजरें नहीं छुड़ाई। वो पहले बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी। इस वक्त इसे आराम चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, डॉक्टर की निगरानी चाहिए, ऐसे ताने नहीं चाहिए। नुसरत बेगम ने सख्त नजरों से इसे देखा। तुम्हें इसकी फिक्र बहुत ज्यादा होने लगी है? असफंदार ने जवाब नहीं दिया। नुसरत बेगम ने आखिरी बार इंतहाई सख्त लहजे में कहा, आज के बाद इस लड़की से फासला रखना। मैं अपने दूसरे बेटे को भी इसके हाथों बर्बाद होता नहीं देख सकती। असफंदार का दिल दुख गया। इसने अपनी मां को कुछ नहीं कहा, खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। दूसरी तरफ सीमा अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। दरवाजा बंद करते इसके जब्त का बंधन टूट गया। वो बिस्तर के किनारे बैठ के दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। आंसू मुसलसल बहने लगे। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसकी जिंदगी में दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आज भी इसे अपनी शादी का दिन याद था, वो दिन जिस दिन इसकी जिंदगी का फैसला इसकी मर्जी के बगैर कर दिया गया था। दो खानदानों के दरमियान बरसों से दुश्मनी चल रही थी। बड़े बूढ़ों ने सोचा था सीमा की शादी जमील से कर दी जाएगी, शायद रिश्ते की वजह से दुश्मनी में कमी आ जाए। जमील की उम्र सीमा के करीब थी। असफंदार सीमा से सिर्फ 6 माह छोटा था। इसी वजह से किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। शादी के दिन सीमा दुल्हन बनी बैठी थी। आंखों में खौफ था, दिल में बेयकीनी थी। मुस्तकबिल एक धुंध की तरह सामने खड़ा था। इस दिन असफंदार इसके पास आया। इसके हाथ में एक छोटा सा खूबसूरत डिब्बा था। इसने वो तोहफा सीमा की तरफ बढ़ाया था। ये मेरी तरफ से। सीमा ने झिझकते हुए डिब्बा ले लिया। अंदर सोने का खूबसूरत ब्रेसलेट था। सीमा ने इस ब्रेसलेट को देखा था। इसके आंखों में बेख्तियार चमक आ गई थी। शादी में इसे बहुत से तोहफे मिले थे। असफंदार का दिया हुआ ब्रेसलेट इसे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा था। शायद इसलिए कि इसमें दिखावा नहीं था, शायद इसलिए कि असफंदार की आंखों में इसके लिए हमेशा एहतराम रहा था। सीमा ने इस दिन भी महसूस किया था कि असफंदार को देखते इसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये एहसास नया नहीं था। शादी से पहले भी जब असफंदार सामने आता था तो सीमा के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती थी। वो खुद इस एहसास को समझ नहीं पाती थी। कभी इसे अपने आप पर हैरत होती, कभी वो नजरें झुका लेती। अब वो एहसास इसके लिए गुनाह जैसा लगता था। असफंदार इसका देवर था। सीमा ने अपने दिल को बार बार समझाया था, इस रिश्ते की हदूद है, इस एहसास की कोई जगह नहीं। असफंदार हमेशा इसके साथ इज्जत से पेश आता था। इसके लहजे में नरमी रहती थी। ऐसे कभी किसी तकलीफ में देखता तो मदद जरूर करता था। जमील को यही बात सबसे ज्यादा खुलती थी। जमील बातों बातों में सीमा को ताने देता था, मेरे से ज्यादा तुम्हें मेरे भाई से उनसियत होने लगी है। सीमा हमेशा इनकार करती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। जमील इसकी बात पर यकीन नहीं करता था। बंद कमरे के पीछे सीमा के साथ क्या होता था इस हकीकत से घर का कोई फर्द वाकिफ नहीं था। जमील गुस्से में इस पर हाथ उठाता था। इसकी शादी के बाद मिलने वाली सलामी के पैसे छीन लिए गए थे। खानदान की तरफ से मिलने वाला सोना भी जमील ने अपने कब्जे में ले लिया था। सीमा के पास अपनी मलकियत में कुछ बाकी नहीं बचा था। वो सोने का ब्रेसलेट भी जमील ने इससे छीन लिया था। वही ब्रेसलेट जो असफंदार ने इसे शादी के दिन दिया था। सीमा ने बहुत कोशिश की कि वो ब्रेसलेट बच जाए। जमील ने इसे भी नहीं छोड़ा। फिर एक दिन जमील एक हादसे का शिकार हो गया। वो इस दुनिया से चला गया। सीमा बेवा हो गई। इसे लगा था शायद अब इसकी जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, मगर किस्मत ने इसे सुकून नहीं दिया। शादी को अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था। सीमा 5 माह की हामला थी। शौहर अचानक दुनिया से चला गया था। लोगों ने हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। किसी ने सीमा के दिल का हाल नहीं पूछा। हर तरफ एक ही बात होने लगी, ये लड़की मनहूस है। इसके आने के बाद जमील मर गया। इसके पेट में 5 माह का बच्चा है। शौहर चला गया। सीमा ने हर इल्जाम खामोशी से बर्दाश्त किया। पिछले 1.5 माह से वो इस घर में अपनी सास के जुल्म सह रही थी। सुबह से रात तक काम करती थी। थकन से जिस्म जवाब दे जाता था। पेट में पलने वाले बच्चे के लिए मुनासिब ग़िज़ा भी नहीं मिलती थी। आज रात भी भूख ने इसे बेचैन कर दिया था। इसने किचन में जाकर बर्फ खाना शुरू कर दी थी। बर्फ खाते हुए इसे खुद भी मालूम था कि ये इसके लिए मुनासिब नहीं था। ऐसे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि कुछ ठंडा खाने से शायद इसकी बेचैनी कम हो जाएगी।
फिर असफंदार वहां आ गया। इसने पहली बार सीमा के चेहरे पर छुपी हुई कमजोरी को इतने करीब से देखा था। सीमा ने आंखें बंद कर ली। इसके आंसू फिर बहने लगे। इसने अपने पेट पर हाथ रखा। 6वां महीना शुरू हो चुका था। अभी तक बच्चे की हरकत महसूस नहीं हुई थी। दिल में खौफ था, क्या इसका बच्चा भी इसे छीन लिया जाएगा। वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, इसे इस दुनिया में लाना चाहती थी, इसे अपनी बाहों में लेना चाहती थी, इसकी छोटी सी उंगली पकड़ना चाहती थी, मगर इसे अपने लिए कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा था। असफंदार की शक्ल अचानक इसकी आंखों के सामने आ गई। वो वाहिद शख्स था जिसने आज इससे पूछा था कि इसने खाना खाया है, वाहिद शख्स जिसने इसके आंसू देखे थे, वाहिद शख्स जिसने इसके बच्चे की फिक्र की थी। सीमा ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। इसके दिल ने एक नाम पुकारा, असफंदार। फिर इसी लम्हे से नुसरत बेगम के अल्फाज याद आ गए, मेरे दूसरे बेटे को अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही हो। सीमा का दिल लर्ज गया। इसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। वो किसी को अपने जाल में नहीं फंसाना चाहती थी। वो तो खुद एक ऐसे जाल में कैद थी जिससे निकलने का रास्ता इसे दिखाई नहीं दे रहा था। इस रात सीमा ने पहली बार शिद्दत से महसूस किया कि शायद इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी शुरू हुआ था। असफंदार ने पूरी रात आंखों में काट दी थी। नुसरत बेगम के अल्फाज इसके ज़हन में बार बार गूंज रहे थे, सीमा को इस औरत के जाल से दूर रखो, मेरे दूसरे बेटे को भी इसके हाथों बर्बाद तुमने होता नहीं देख सकती। असफंदार जानता था कि इसकी माँ हकीकत से बहुत दूर जा चुकी है। इसे ये भी मालूम था कि सीमा इस घर में किस कदर तन्हा है। इसके पास कोई सहारा नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो इसके हक में आवाज उठा सके। एक तरफ वो खुद 6 माह की हामला थी, दूसरी तरफ घर के काम का बोझ इसके कमजोर जिस्म को अंदर से तोड़ा था। सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि अभी तक बच्चे की हरकत महसूस नहीं हुई। असफंदार ने फैसला कर लिया कि वो सीमा को इस हाल में बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। सुबह सुबह हुई तो घर में अब भी गहरी खामोशी थी। नुसरत बेगम की आदत थी कि वो दोपहर 12 बजे से पहले बिस्तर से नहीं उठती थी। घर के दूसरे अफराद भी अपने अपने कमरों में सो रहे थे। असफंदार ने यही मुनासिब समझा कि खामोशी से सीमा के कमरे की तरफ गया। दरवाजे के सामने पहुंचकर एक लम्हा रुका, फिर बगैर दस्तक दिए अंदर दाखिल हो गया। सीमा चौंक गई। वो अभी मुंह हाथ धोकर बिस्तर के किनारे बैठी थी। बाल नम थे, चेहरे पर रात भर के आंसुओं के निशान बाकी थे, आंखें सूजी हुई थी। वो असफंदार को अचानक अपने कमरे में देखकर घबरा गई। आप असफंदार ने कोई वजाहत नहीं दी। चलो मेरे साथ। सीमा ने हैरत से इसे देखा। कहाँ? फिर इसकी निगाह दरवाजे की तरफ गई। आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? अम्मी ने आपको मना किया था। वो दोबारा बहुत कुछ कहेंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कुछ सुनना पड़े। असफंदार ने संजीदगी से इसे देखा। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। सीमा खामोश हो गई। असफंदार ने करीब पड़ी चादर उठाई, इसे सीमा के कंधों पर डाल दिया। इसके हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए। असफंदार की निगाह सीमा के चेहरे पर ठहर गई। इसने दिल में सोचा, जब ये इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तब कितनी सेहतमंद थी, चेहरे पर जिंदगी थी, आंखों में रौनक थी। आज चंद माह ने इसे कितना बदल दिया था। गाल अंदर धंस गए थे, चेहरा जर्द था, जिस्म कमजोर था, आंखों में खौफ मुस्तकिल बसेरा कर चुका था। असफंदार ने फौरन नजरें हटा ली। मेरे साथ चलो। सीमा ने बेबसी से इसे देखा। मगर कहाँ? तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। वो उसे लेकर बाहर निकला। घर के अंदर अभी मुकम्मल खामोशी थी। असफंदार ने गाड़ी गेट से थोड़ा आगे खड़ी कर दी। वो नहीं चाहता था कि किसी की नजर इन दोनों पर पड़े। सीमा खामोशी से बाहर आकर इसने चादर से अपना चेहरा कतरे ढांप लिया। दिल में खौफ था, कदमों में झिझक थी। फिर असफंदार ने गाड़ी का दरवाजा खोला। बैठो। सीमा गाड़ी में बैठ गई। असफंदार ने दरवाजा बंद किया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा, गाड़ी आगे बढ़ा दी। चंद लम्हों तक दोनों खामोश रहे। फिर असफंदार ने कहा, मेरी एक बात तो गौर से सुनो, किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। सीमा ने घबराकर इससे देखा। अम्मी पूछेंगी तो? असफंदार ने सड़क पर नजरें रखते हुए कहा, कह देना तुम्हें खुद नहीं मालूम। सीमा के चेहरे पर हैरत उभरी। मगर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें वहां पहुंचकर मालूम हो जाएगा। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के कच्चे होटल के सामने रुक गई। सीमा ने हैरत से बाहर देखा। असफंदार ने गाड़ी से उतरकर इसलिए दरवाजा खोला, सीमा को अंदर ले गया। एक पुरसकून जगह पर इसे बिठाया, खाने का ऑर्डर दिया। सीमा ने मेज पर नजर जमा दी। इससे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त किसी होटल में बैठी है। इसे याद ही नहीं था कि इसने आखिरी बार सुकून से बैठकर खाना कब खाया था। कुछ देर बाद खाना आ गया। असफंदार ने इसके सामने प्लेट रखी। खाओ। सीमा ने हाथ नहीं बढ़ाया। मैं नहीं खा सकती। क्यों? बस दिल नहीं चाह रहा। असफंदार ने इसे गौर से देखा। दिल नहीं चाह रहा या जिस्म में ताकत नहीं रही। सीमा खामोश रही। असफंदार ने मीठा भी मंगवाया। गरम हलवा मेज पर आया तो सीमा ने इसे देखा।
उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत उभरी, ये भी खाओ। सीमा ने सर हिला दिया, नहीं क्यों, बहुत दिनों से मीठा नहीं खाया। अस्फंद्यार की आंखों में दुख उतर आया, इसलिए तो कह रहा हूं कि खाओ। सीमा ने फिर हाथ रोक लिया, मुझे डर लगता है। किस बात का पता नहीं। अस्फंद्यार ने नरम लहजे में कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं खिला रहा, अपने भतीजे को खिला रहा हूं। तुम्हारा बच्चा मेरा भी तो कुछ लगता है ना। सीमा की आंखें फौरन नम हो गई। अस्फंद्यार ने एक निवाला बनाया, इसे सीमा के करीब किया, खाओ। सीमा ने कुछ लम्हे इस निवाले को देखा, फिर होंठ खोल दिए। निवाला मुंह में जाते इसकी आंखों से आंसू बह निकले। अस्फंद्यार का हाथ वहीं रुक गया। क्या हुआ? सीमा ने सर झुका लिया, मुझे याद नहीं आखिरी बार मैंने पेट भरकर कब खाना खाया था। बस इस एक जुमले ने अस्फंद्यार के दिल पर गहरा असर किया। वो कुछ न कह सका। सीमा आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने लगी। हर निवाले के साथ इसकी आंखें नम होती रही। इसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इसके खाने की फिक्र भी कर सकता है। खाने के बाद अस्फंद्यार ने इसे चाय पिलाई। सीमा के चेहरे पर पहली बार थोड़ी सी राहत नजर आई। इसके बाद अस्फंद्यार इसे सीधा अस्पताल ले गया। वहां वो उसे डॉक्टर शफिया के पास लेकर गया। डॉक्टर शफिया ने सीमा को अंदर बुलाया। अस्फंद्यार ने संजीदा लहजे में कहा, इनका मुकम्मल मुआयना करें, सारी रिपोर्ट्स देखें, जो टेस्ट जरूरी हो वो करें, मुझे मुकम्मल तफसील चाहिए। डॉक्टर शफिया ने सर हिला दिया। सीमा अंदर चली गई। अस्फंद्यार बाहर बैठा रहा। वक्त जैसे रुक गया था। इसके ज़हन में सिर्फ एक ख्याल था, सीमा का बच्चा महफूज होना चाहिए, सीमा भी महफूज होनी चाहिए। कुछ देर बाद डॉक्टर शफिया वापस आई। सीमा इनके साथ थी। डॉक्टर ने फाइल खोली। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, फिलहाल बच्चे की हालत ठीक है, दिल की धड़कन मौजूद है, बाकी चीजें भी इत्मीनान बख्श हैं। एक मसला है। अस्फंद्यार फौरन मुतवज्जो हुआ। क्या मसला है? पानी कम है। अस्फंद्यार के चेहरे पर तशवीश आ गई। डॉक्टर ने मजीद बताया, इस वजह से वक्त से पहले वलादत का खतरा बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा एहतियात जरूरी है, आराम जरूरी है, मुनासिब ग़िज़ा जरूरी है, पानी की मकदार मुनासिब रखनी होगी, बच्चे की हरकत पर मुसलसल नजर रखनी होगी। अगर हरकत मामूल से कम महसूस हो तो फौरन अस्पताल आना होगा। अस्फंद्यार ने पूछा, बच्चे की हरकत कितनी देर बाद चेक करनी होगी? डॉक्टर शफिया ने इसे समझाया, बार बार चेक करें, 5-5 मिनट बाद, नहीं तो बाकायदगी से वक्फों में जरूर देखें। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी गैर मामूली तब्दीली को नजरअंदाज न किया जाए। अस्फंद्यार ने सर हिला दिया, ठीक है। ऐसे सीमा की तरफ देखा। सीमा के चेहरे पर खौफ था। वो शायद डॉक्टर की बातों का मतलब पूरी तरह समझ चुकी थी। अस्फंद्यार के जहन में एक ही ख्याल गर्दिश करने लगा, वो घर, वो माहौल, नुज़रत बेगम का रवैया, सीमा की कमजोरी, वहां रहकर इस बच्चे की मुनासिब देखभाल मुमकिन नहीं थी। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, अब सीमा इस घर में वापस नहीं जाएगी। वो डॉक्टर से इजाजत लेकर सीमा को अपने साथ बाहर लेकर आया। गाड़ी में बैठते सीमा ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? अस्फंद्यार ने गाड़ी स्टार्ट की, एक ऐसी जगह जहां तुम्हें सुकून मिलेगा। सीमा ने हैरत से इसे देखा, कहाँ? अस्फंद्यार ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी शहर से बाहर निकलने लगी। रास्ते बदलते गए, आबादी पीछे रह गई, सड़कें सुनसान होने लगी। सीमा के दिल की धड़कन तेज होती गई। अस्फंद्यार खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। ऐसे मालूम था घर वापस जाने की सूरत में हंगामा जरूर होगा। नुसरत बेगम को जैसे मालूम होगा कि सीमा इसके साथ गई है तो पूरे घर में शोर मच जाएगा, इल्जाम लगेंगे, सवाल होंगे, बदगुमानियां फैलेंगी। मगर अस्फंद्यार अब किसी चीज से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इसके लिए सबसे अहम सीमा की जिंदगी थी, इसके अंदर पलने वाले बच्चे की जिंदगी थी। काफी देर बाद गाड़ी ने एक बड़े गेट के सामने रुकना शुरू किया। सीमा ने बाहर देखा, सामने वसी जमीन थी, दरख्त थे, खुला आसमान था, दूर एक खूबसूरत फार्म हाउस नजर आ रहा था। अस्फंद्यार ने गेट खुलवाया, गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। ये फार्म हाउस दूसरे शहर में था। यहाँ घर की सियासत नहीं थी, नुसरत बेगम की आवाज नहीं थी, ताने नहीं थे, शक नहीं था, सिर्फ सुकून था। अस्फंद्यार ने गाड़ी रोक दी। सीमा ने खामोशी से बाहर देखा। इसे पहली बार महसूस हुआ जैसे इसकी जिंदगी में शायद कोई ऐसा मुकाम भी आ सकता है जहां से सिर्फ एक मजलूम बहू की हैसियत से नहीं देखा जाएगा, जहां इसे एक इंसान समझा जाएगा, एक माँ समझा जाएगा। अस्फंद्यार ने गाड़ी से उतरकर इसका दरवाजा खोला। चलो सीमा। सीमा ने धीरे से कदम बाहर रखा। अस्फंद्यार ने फार्म हाउस के दरवाजे की तरफ देखा। इसके दिल में पुख्ता अज़म पैदा हो चुका था कि अब जो भी हो वो सीमा को तन्हा नहीं छोड़ेगा। फार्म हाउस में मौजूद मियां बीवी अस्फंद्यार के बहुत पुराने काबिल तमाद लोग थे। वो काफी अरसे से इस फार्म हाउस की देखभाल कर रहे थे। सफाई से लेकर खाने पीने तक हर जिम्मेदारी इन्हीं के सपोर्ट थी।
اسفندیار نے فارم ہاؤس پہنچتے ہی دونوں کو الگ سے سمجھا دیا تھا کہ ابھی یہاں سیما یہاں موجود ہے، کسی بھی شخص کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دینی. گھر سے کسی کا فون آئے تو صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں. کسی سوال کا جواب نہیں دینا، کسی کو یہ نہیں بتانا کہ اسفندیار یہاں آئے. دونوں نے اس کی بات غور سے سنی تھی. اسفندیار نے مزید کہا تھا کہ گھر کی مکمل صفائی کر دو، سیما کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کرو، تازہ راشن منگوا لو، پھل لے آؤ، دودھ دہی لے آؤ، جو کچھ حاملہ عورت کے لیے مناسب ہو وہ سب گھر میں ہونا چاہیے. ابھی ہم چند ماہ یہی رہنے والے ہیں. دونوں نے فوراً کام شروع کر دیا تھا. کچھ ہی گھنٹوں میں فارم ہاؤس کی حالت بدل گئی. کمروں کی صفائی ہو گئی، باورچی خانے میں راشن بھر دیا گیا، تازہ سبزیاں آ گئی، پھل آ گئے، دودھ دہی بھی موجود تھا. سیما کے لیے الگ سے ہلکی غذا کا انتظام کیا گیا. اسفندیار بار بار ہر چیز دیکھتا رہا. اس کے ذہن میں ڈاکٹر شفیہ کی باتیں مسلسل گردش کر رہی تھی. پانی کم تھا، وقت سے پہلے ولادت کا خطرہ تھا، بچے کی حرکت پر نظر رکھنا ضروری تھا. معمولی سی غفلت بھی نقصان دہ ہو سکتی تھی. رات ہو چکی تھی. سیما اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی. پورا دن سفر کی تھکن اس کے جسم میں موجود تھی. ذہنی تھکن اس سے بھی زیادہ تھی. پھر بھی اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہو چکا تھا. کافی عرصے بعد اسے ایسا کمرہ ملا تھا جہاں اسے کسی کام کے لیے آواز نہیں دی جا رہی تھی. کسی نے اسے تانا نہیں دیا تھا، کسی نے اسے منحوس نہیں کہا تھا. وہ خاموشی سے بستر پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی. اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر چلے گئے. اسے اپنے بچے کی فکر تھی. دل میں خوف بھی تھا، امید بھی تھی. وہ چاہتی تھی بچہ محفوظ رہے. وہ چاہتی تھی آنے والے دنوں میں اسے اپنے بچے کو اپنی باہوں میں لینے کا موقع ملے. دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی. سیما اٹھ کر بیٹھ گئی. دروازہ کھلا. اسفندیار اندر آیا. اس کے ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ تھا. سیما نے اسے دیکھتے ہی سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. اسفندیار نے اسٹیتھوسکوپ میز پر رکھا. سیما نے پوچھا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسفندیار نے سنجیدگی سے جواب دیا بچے کی دھڑکن چیک کرنی ہے، مومنٹ بھی دیکھنی ہے. سیما نے فوراً اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا. حرکت محسوس ہوئی. اسفندیار نے کرسی کھینچ کر بستر کے قریب رکھی. تمہیں اس معاملے کی گہرائی سمجھ نہیں آ رہی سیما. صرف ایک بار حرکت محسوس ہو جانا کافی نہیں. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اگر بچے کی حرکت کم ہو جائے تو مسئلہ کب شروع ہوا. اس لیے باقاعدگی سے چیک کرنا ضروری ہے. سیما خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. اسفندیار نے نرم لہجے میں کہا اپنے پیٹ سے قمیض اوپر کر لو. سیما کے چہرے پر فوراً جھجک آ گئی. وہ کچھ لمحے خاموش رہی. اسفندیار نے اس کی کیفیت سمجھ لی. سیما ڈاکٹر کے سامنے ایسی جھجک کی ضرورت نہیں ہوتی. میں تمہاری طبی حالت دیکھ رہا ہوں. اس وقت سے بچے کی خیریت اہم ہے. سیما نے نظریں جھکا لی. اسفندیار نے مزید کہا میں تمہارے لیے غیر نہیں ہوں، میں تمہارا دیور ضرور ہوں. اس وقت میں ڈاکٹر کی حیثیت سے تمہاری مدد کر رہا ہوں. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. سیما نے دھیرے سے کپڑا مناسب حد تک اوپر کیا. اسفندیار نے اسٹیتھوسکوپ اٹھایا. سیما کی سانسیں پہلے ہی تیز ہو چکی تھی. اسفندیار نے اسے دیکھا. آرام سے سانس لو. سیما نے کوشش کی. اسفندیار نے پھر کہا گہری سانس لو، پھر آہستہ چھوڑو. سیما نے آنکھیں بند کر لی. اس کی سانسیں پھر بھی تیز تھیں. اسفندیار نے چند لمحے سے دیکھا. اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی. جیسے میں تمہیں چیک کرنے لگتا ہوں تمہاری سانسیں کیوں تیز ہو جاتی ہیں؟ سیما نے فوراً نظریں چرا لی. مجھے نہیں معلوم. اسفندیار نے قدرے مسکرا کر کہا تمہیں آرام سے سانس لینا ہے. جتنا زیادہ سکون سے سانس لے سکتی ہو اتنا سکون سے لو. گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں. سیما نے اپنی پوری کوشش کی مگر اس کی دھڑکن خود اسے اپنے سینے میں سنائی دے رہی تھی. وہ اسفندیار کے قریب ہوتے عجیب کیفیت کا شکار ہو جاتی تھی. اسے خود سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. وہ اس شخص سے ہمیشہ فاصلے کی کوشش کرتی تھی. اس کے باوجود اسفندیار کی موجودگی سے اندر سے بے چین کر دیتی تھی. اسفندیار نے بھی یہ تبدیلی محسوس کی. وہ چند لمحے سوچتا رہا یہ میرے قریب آتے اتنی نروس کیوں ہو جاتی ہے. اس کے ذہن میں ایک خیال آیا. ایسی کیفیت کبھی کبھی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل میں کسی کے لیے کوئی ایسا احساس چھپا ہو جسے انسان خود بھی زبان سے دینے سے ڈرتا ہو. اسفندیار نے فوراً اس خیال کو ذہن سے نکال دیا. یہ مناسب سوچ نہیں تھی. سیما اس کی بھابھی تھی. وہ اپنی حدود جانتا تھا. اس کی پوری توجہ طبی معائنے پر مرکوز کر دی. کچھ لمحے بعد اس نے اسٹیتھوسکوپ ہٹایا. اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا. سب کچھ ٹھیک ہے. سیما نے بے اختیار سکون کی سانس لی. بچہ ٹھیک ہے. اسفندیار نے سر ہلایا. فی الحال سب ٹھیک ہے مگر ڈاکٹر شفیہ کی ہدایت یاد رکھنا معمولی تبدیلی بھی نظر انداز نہیں کرنی. اگر حرکت غیر معمولی طور پر کم محسوس ہو تو فوراً مجھے بتانا. پیٹ میں درد ہو تو بتانا. پانی کے اخراج محسوس ہو تو فوراً بتانا.
खून आए तो फौरन बताना, किसी भी तरह की तकलीफ हो तो इंतजार नहीं करना। सीमा ने धीरे से कहा, ठीक है। अस्फंयार ने स्टेथोस्कोप वापस रखा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। सीमा इसे जाते देखती रही। दरवाजे तक पहुंचकर अस्फंयार रुक गया। मैं दूसरे कमरे में सो रहा हूं। सीमा ने सर उठाया, अगर रात को कोई मसला हो तो फौरन मुझे जगा देना। वक्त देखने की जरूरत नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी तबीयत से बढ़कर किसी चीज का ख्याल नहीं करना। सीमा की आंखें नम हो गईं। वो बहुत अरसे बाद किसी के लहजे में अपने लिए फिक्र महसूस कर रही थी। इसने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया। अस्फंयार ने पलट कर इसे देखा। इसे एक लफ्ज ने इसके दिल को अजीब सा सुकून दिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं सीमा, मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। वो बाहर निकल गया। दरवाजा आहिस्ता से बंद हो गया। सीमा काफी देर तक इसे दरवाजे को देखती रही। फिर इसने अपने पेट पर हाथ रखा। इसकी आंखों से एक आंसू निकला। इस बार वो आंसू सिर्फ गम का नहीं था, इसमें पहली बार थोड़ा सा इत्मीनान भी शामिल था। इसे महसूस हुआ कि शायद इसकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो इसके दर्द को समझे बगैर भी इसके दर्द की हिफाजत करना चाहता है। दूसरे कमरे में अस्फंयार भी बिस्तर पर लेटा जाग रहा था। इसकी आंखें बंद थीं, आंखों से नींद बहुत दूर थी। इसके ज़हन में सीमा का कमजोर चेहरा था, डॉक्टर शफिया की हिदायत थी, बच्चे की फिक्र थी, नुसरत बेगम का गुस्सा था। इससे मालूम था आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। मगर एक बात इसने दिल में तय कर ली थी, जब तक सीमा इस फार्म हाउस में है वो इसे तन्हा महसूस नहीं होने देगा। वो इसके बच्चे को भी महफूज रखने की पूरी कोशिश करेगा। इसे इस बात की परवाह नहीं थी कि घर वाले क्या कहेंगे। इस वक्त इसके लिए सिर्फ दो जिंदगियां अहम थी, सीमा की जिंदगी, इसके बच्चे की जिंदगी। दूसरी तरफ घर में नुसरत बेगम ने जैसे ही सीमा के गायब होने की हकीकत जानी थी, पूरे घर में शोर मचा दिया था। इनके लिए बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि अस्फंयार सीमा को लेकर कहीं चला गया। इनके ज़हन में पहले बदगुमानियों ने जगह बना ली थी, अब इस वाक़े ने इनके शक को मजीद मजबूत कर दिया था। इन्होंने फौरन अस्फंयार को फोन किया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से नुसरत बेगम की बुलंद आवाज सुनाई दी, अस्फंयार फौरन वापस आओ। अस्फंयार ने गहरी सांस ली, अम्मी मैं वापस नहीं आ सकता। नुसरत बेगम की आवाज मजीद सख्त हो गई, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम इस औरत को अपने साथ लेकर घर से निकल गए हो, अभी इसी वक्त इसे वहीं छोड़ो, खुद वापस आओ। अस्फंयार का लहजा भी सख्त हो गया, अम्मी मैं इसे वापस नहीं छोड़ सकता। नुसरत बेगम ने गुस्से से कहा, अगर तुम वापस नहीं आए तो फिर मेरे लिए तुम मेरा बेटा नहीं रहोगे। अस्फंयार चलना में खामोश रहा। फिर नुसरत बेगम ने आखिरी धमकी दे दी, तुम्हें जायदाद से निकाल दूंगी, 1 रुपया नहीं मिलेगा, सोच लो। अस्फंयार की आंखों में गुस्सा उतर आया, निकाल दें। नुसरत बेगम चलना में खामोश रही। अस्फंयार ने मजीद कहा, अगर जायदाद के लिए मुझे एक बेसहारा हामला औरत को इस घर में वापस भेजना पड़े जहां से खाना तक नहीं मिलता, तो मुझे ऐसी जायदाद नहीं चाहिए। नुसरत बेगम चीखी, तो मैं इस औरत ने अपने काबू में कर लिया। अस्फंयार ने सख्त लहजे में जवाब दिया, किसने मुझे काबू में नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से फैसला कर रहा हूँ। फोन बंद हो गया। अस्फंयार कुछ देर वहीं खड़ा रहा। इसका सीना गुस्से से भरा हुआ था। ऐसे अपनी माँ के अल्फाज में अंदर तक जख्मी कर दिया था। वो जानता था कि नुसरत बेगम इस वक्त हकीकत सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो सीमा के खिलाफ पहले ही फैसला कर चुकी थी। अस्फंयार ने फोन नीचे किया, फिर पलटा। इसके कदम वहीं रुक गए। सीमा इसके पीछे खड़ी थी। इसके चेहरे पर परेशानी थी, आंखों में नमी थी। वो न जाने कितनी देर से वहां खड़ी इसकी बातें सुन रही थी। अस्फंयार ने इसे देखा। सीमा ने बहुत आहिस्ता कहा, आप मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब न करें। अस्फंयार की आंखों में फौरन गुस्सा उभरा, तुम मुझे नहीं बताओगी कि मैं अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूं या नहीं? सीमा खामोश हो गई। अस्फंयार इसके सामने आ गया, हर वक्त कुर्बानी की बकरी बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सीमा ने नजरें झुका ली। अस्फंयार की आवाज में गुस्सा था। इस गुस्से के पीछे बरसों की तकलीफ थी। वो इस बात से नाराज था कि सीमा ने अपने साथ होने वाले जुल्म को हमेशा छुपाया था। तुम्हें मालूम था मेरे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया? सीमा की पलकें लरज़ीं। तुम्हें मालूम था वो तुम्हें तकलीफ देता था? सीमा ने आंखें बंद कर ली। अस्फंयार ने भारी आवाज में कहा, मगर तुमने इसकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कहा। तुम खामोश रही, सब कुछ बर्दाश्त करती नहीं। वो तुम्हें मारता रहा, तुम्हारी चीजें लेता रहा, तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता रहा, फिर भी तुम खामोश रही। सीमा की आंखों से आंसू निकल आए। अस्फंयार का गुस्सा बढ़ गया। वो मुड़कर हीरो बन गया। सीमा ने चौंक कर इसे देखा। हाँ, अस्फंयार की आवाज टूटने लगी। अब वो मर गया है। अब इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कह सकता। लोग सिर्फ यही कहेंगे कि वो बेचारा जमील मर गया। किसी को मालूम नहीं कि इसकी जिंदगी में तुम किस तरह जिंदा रही थी। सीमा की सिसकी निकल गई। अस्फंयार ने कहा, इस वक्त तुम्हें बोलना चाहिए था। इसकी आवाज में बहुत से ज्यादा दर्द था। अगर किसी और को नहीं बता सकती थी तो कम से कम मुझे बता देती।
सीमा ने आंसू साफ किए। असफंदार ने भराई हुई आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? सीमा खामोश रही। इस खामोशी ने असफंदार के दिल को मजीद तोड़ दिया। तुम्हें तो अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। सीमा ने फौरन नजरें हटाई। असफंदार ने इसे देखा। मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो तुम ऐसे डरने लगती हो जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म करने वाला हूं। सीमा के होंठ कांपे। वो जवाब देना चाहती थी मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। असफंदार की आवाज नरम हो गई। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सीमा के तुम मेरे लिए कितनी खास हो गई हो। सीमा की धड़कन अचानक तेज हो गई। इसके सीने में जैसे दिल जोर से धड़कने लगा। असफंदार ने इसके चेहरे का रंग बदलते देखा। क्या हुआ? सीमा ने जवाब नहीं दिया। इसकी सांसें तेज हो रही थी। असफंदार फौरन करीब आया। सीमा तुम ठीक हो? सीमा ने हल्का सा सर हिलाया मगर सांस जैसे इसके सीने में अटक गई थी। असफंदार ने इसे सहारा दिया। आओ बैठो। वो इसे सोफे तक लेकर गया। सीमा बैठ के असफंदार ने सामने बैठकर इसे देखा। मुझे माफ कर दो। सीमा ने आंखें उठाई। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इसकी आवाज में नरमी थी। मगर मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें मजीद तकलीफ में नहीं देख सकता। सीमा के आंसू पर बहने लगे। असफंदार ने चलने में से देखा फिर बहुत संजीदगी से कहा, देखो सीमा, जुल्म सहना भी कोई नेकी नहीं है। सीमा खामोश रही। सिर्फ जुल्म सहते रहना, हर बात पर खामोश रहना, हर तकलीफ को किस्मत समझ लेना, फिर अल्लाह से सिर्फ सिले की उम्मीद रखना, ऐसा नहीं होता। असफंदार की आवाज में यकीन था। सब्र का सिला मिलता है, जुल्म सहने का नहीं। सीमा ने पहली बार इसकी तरफ गौर से देखा। असफंदार ने इसके आंसू साफ किए। तुम्हें अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। सीमा की आंखों में बेबसी थी। मैं क्या कर सकती हूँ? असफंदार ने धीरे से कहा, अकेली कुछ नहीं, मगर अब तुम अकेली नहीं हो। सीमा के आंसू रुक गए। असफंदार ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करो। सीमा की पलकें फिर नम हो गईं। मैं तुम्हारी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें किसी के सामने झुकाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तुम्हें इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि तुम अपने बच्चे को महफूज तरीके से दुनिया में ला सको, तुम सुकून से जिंदगी गुजार सको, तुम्हें हर वक्त किसी के जुल्म से डरना न पड़े। सीमा ने हल्की सी कपकपाहट के साथ पूछा, अगर सब आपके खिलाफ हो गए तो? असफंदार ने जवाब दिया, फिर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सीमा की आंखों से एक और आंसू निकला। असफंदार ने धीरे से कहा, बस एक काम करो। सीमा ने इसे देखा। मुझ पर भरोसा करना सीखो। सीमा के लब हिले मगर आवाज ना निकली। इसके दिल में पहली बार ये एहसास पैदा हुआ कि शायद किसी ने वाकई इसे समझने की कोशिश की है। असफंदार ने इसके सामने बैठे बैठे अपनी नजरें झुका ली। वो जानता था कि इसके अल्फाज ने सीमा के दिल में बहुत से सवाल पैदा कर दिए, मगर आज पहली बार इसे ये भी महसूस हुआ कि शायद सीमा ने इसकी बात दिल से सुन ली है। फार्म हाउस की खामोश रात में दोनों खामोश बैठे थे। एक तरफ सीमा की आंखों में बरसों का दर्द था, दूसरी तरफ असफंदार के दिल में एक नया अज़म था, वो अज़म जिसके बाद शायद इन दोनों की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। इस दिन इस तरह गुजरते रहे। फार्म हाउस में सीमा की जिंदगी पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी थी। सुबह खुलती तो ऐसे किसी के गुस्से का खौफ नहीं होता था। खाने का वक्त होता तो खाना इसके सामने मौजूद होता था। आराम का वक्त होता तो कोई इसे काम के लिए नहीं बुलाता था। असफंदार ने इसकी रोजमर्रा जिंदगी का हर पहलू बदल दिया था। वो डॉक्टर शफिया की हदायत को बहुत संजीदगी से लेता था। हर 2 घंटे बाद बच्चे की हरकत के बारे में पूछता, पानी पीने का ख्याल रखता, दवा का वक्त याद रखता, खाने में कोई कमी ना रहने देता। सीमा कभी कभी इसे देखकर हैरान रह जाती कि इस शख्स के पास आखिर इतना वक्त कहां से आता है। असफंदार अपनी पढ़ाई के साथ अस्पताल के काम में भी मसरूफ रहता था, फिर भी सीमा के लिए वक्त निकाल लेता। सुबह इसके कमरे का दरवाजा खटखटाता, खैरियत पूछता, रात को सोने से पहले दोबारा इसके पास आता, डॉक्टर शफिया से फोन पर सीमा की हालत के बारे में बात करता, हर मामूली तब्दीली को भी अहम समझता। सीमा के जिस्म में कमजोरी थी, कभी कमर में दर्द होता, कभी सांस भारी हो जाती, कभी अचानक थकन इतनी बढ़ जाती कि वो चंद कदम चलने के बाद रुक जाती। असफंदार फौरन इससे सहारा देता, आराम करो सीमा। वो हमेशा यही कहता, तुम्हें अपने जिस्म की बात सुननी है। सीमा आहिस्ता से मुस्कुरा देती, आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों लगे रहते हैं? असफंदार हल्की से मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, क्योंकि तुम खुद अपना ख्याल नहीं रखती। सीमा खामोश हो जाती। इसके दिल में इस शख्स के लिए एहतराम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इस एहतराम के साथ एक ऐसा एहसास भी मौजूद था जिसे वो खुद से छुपाने की कोशिश करती थी। वो जानती थी कि असफंदार इसका देवर था। वो जानती थी कि जमील की बीवी होने के बाद इसके लिए किसी दूसरे मर्द के बारे में सोचना भी दुरुस्त नहीं समझा जाएगा। फिर भी दिल हमेशा इंसान की मर्जी से
کہاں چلتا ہے؟ اسفندیار کے لیے بھی حالات آسان نہیں تھے. اس نے خود کو ہمیشہ سیما کی حفاظت تک محدود رکھا. اس کے دل میں پیدا ہونے والی ہر الجھن کو وہ فوراً دبا دیتا. اسے معلوم تھا کہ سیما پہلے بہت کچھ سہ چکی ہے. وہ اس کے کمزور دل پر اپنے جذبات کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا. وقت گزرتا گیا. ڈاکٹر شفیہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ بچے کی پیدائش مقررہ وقت سے پہلے ہو سکتی ہے. سیما کا حمل ابھی مکمل مدت تک نہیں پہنچا تھا. اسی وجہ سے اسفندیار ہر وقت محتاط رہتا تھا. پھر ایک رات وہ وقت آ گیا. رات بہت گہری ہو چکی تھی. فارم ہاؤس خاموش تھا. اسفندیار اپنے کمرے میں سو رہا تھا. سیما اچانک شدید درد سے جاگ گئی. اس نے آنکھیں کھولی. پیٹ میں اٹھنے والا درد پہلے سے مختلف تھا, زیادہ شدید, زیادہ گہرا. وہ گھبرا کر بستر پر بیٹھ گئی. چند لمحوں بعد درد دوبارہ اٹھا. اس کے منہ سے سسکی نکلی. وہ بستر سے اترنے کی کوشش کرنے لگی. ٹانکوں میں طاقت نہیں تھی. اس نے دیوار کا سہارا لیا. پھر ایک شدید درد نے اسے تقریباً دوہرا کر دیا. سیما کی چیخ نکل گئی. اس نے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا. یا اللہ! اس کی آنکھوں میں خوف بڑھ گیا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت آ گیا. وہ بامشکل اپنے کمرے سے باہر نکلی. راہداری میں اندھیرا تھا. قدم لڑکھڑا رہے تھے. درد کے درمیان اس کی سانس پھول رہی تھی. اسفندیار کے کمرے تک پہنچنا اس کے لیے ایک پہاڑ عبور کرنے جیسا محسوس ہو رہا تھا. آخرکار وہ دروازے تک پہنچی. اس نے کپکپاتے ہاتھ سے دروازہ بجایا. ایک بار پھر, دوسری بار پھر. پوری قوت سے دروازہ پیٹا. اسفندیار کی آنکھ کھل گئی. وہ فوراً اٹھا, دروازہ کھولا. سیما اس کے سامنے کھڑی تھی. چہرہ سفید, آنکھوں میں خوف, ہونٹ کانپ رہے تھے. اسفندیار نے اسے دیکھا. سیما نے اپنا پیٹ پکڑ لیا. مجھے بہت درد ہو رہا ہے. اسفندیار کے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا. لیبر پین شروع ہو چکا تھا. اس نے فوراً سیما کو سہارا دیا. چلو. سیما نے چلنے کی کوشش کی. اگلے لمحے درد کی شدت سے اس کی چیخ نکل گئی. اسفندیار نے مزید وقت ضائع نہیں کیا. اس نے سیما کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا. سیما نے گھبرا کر اس کے کندھے کو پکڑ لیا. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اسفندیار نے مضبوط لہجے میں کہا, میں ہوں, بس میری طرف دیکھو. سیما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بچہ. اسفندیار نے اسے یقین دلایا. بچہ بھی محفوظ ہوگا, تم بھی محفوظ رہو گی. اس نے تیزی سے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے. فارم ہاؤس کے ملازمین بھی جاگ چکے تھے. گاڑی چند لمحوں بعد سڑک پر تھی. اسفندیار کی رفتار تیز تھی. اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا, مگر چہرے پر خوف ظاہر نہیں ہونے دیا. وہ مسلسل سیما کو دیکھ رہا تھا. سیما درد سے کراہ رہی تھی. کبھی آنکھیں بند کرتی, کبھی اپنے پیٹ کو پکڑتی, کبھی اسفندیار کا نام پکارتی. اسفندیار ہر بار ایک ہی بات کہتا, میں یہاں ہوں, بس تھوڑا سا وقت, ہسپتال پہنچنے والے ہیں. آخرکار ہسپتال آ گیا. اسفندیار نے گاڑی روکی. سیما کو فوراً اندر لے جایا گیا. اسفندیار باہر کھڑا رہ گیا. وہ پہلی بار اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا. وہ ڈاکٹر تھا. اسے معلوم تھا کیا ہو رہا ہے. اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بچے کی پیدائش وقت سے پہلے ہو رہی ہے. ہر گزرتا لمحہ اس اندر سے کچھ کھا رہا تھا. وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا, کبھی گھڑی دیکھتا, کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتا, پھر دل ہی دل میں دعا کرتا. کچھ وقت بعد اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی. اسفندیار کے قدم جیسے زمین میں جم گئے. اس کی آنکھیں فوراً نم ہو گئیں. چند لمحوں بعد ڈاکٹر باہر آئی. مبارک ہو, بچہ صحت مند ہے. سیما بھی خطرے سے باہر ہے. اسفندیار نے آنکھیں بند کر لیں. اس کے سینے سے جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہو. الحمدللہ, اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا. کچھ دیر بعد اسے بچے کو دیکھنے کی اجازت ملی. ننھا سا وجود, ننھے ہاتھ, ننھے پاؤں, معصوم سا چہرہ. اسفندیار نے بچے کو اپنی باہوں میں اٹھایا. اس کی آنکھوں میں ایسی خوشی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا. وہ دیر تک بچے کو دیکھتا رہا. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی, آنکھوں میں نمی تھی. دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہوئی. یہ اس کا بھتیجا تھا. پھر بھی اس لمحے اسے محسوس ہوا جیسے بچہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے. اس نے بچے کی ننھی انگلی کو اپنی انگلی سے چھوا. بچے نے اپنی چھوٹی سی مٹھی بند کر لی. اسفندیار کے دل میں کچھ بدل گیا. اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ سیما سے شادی کرے گا. یہ فیصلہ کسی طرز کی بنیاد پر نہیں تھا, کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں تھا. یہ فیصلہ اس محبت کی بنیاد پر تھا جو شاید بہت پہلے اس کے دل میں خاموشی سے جگہ بنا چکی تھی. سیما کو جب کمرے میں ہوش آیا تو بہت کمزور تھی. ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کچھ دن مکمل آرام کی ضرورت ہے. اسفندیار اس کے پاس بیٹھا رہا. سیما نے کمزور آواز میں پوچھا, بچہ؟ اسفندیار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. بالکل ٹھیک ہے. سیما کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس نے آنکھیں بند کر لی. شکر ہے. کچھ دن بعد سیما کو فارم ہاؤس واپس لے آیا گیا. وہ بھی بہت کمزور تھی. اسفندیار اس کے آرام کا مکمل خیال رکھتا تھا. ایک شام وہ سیما کے کمرے میں آیا. سیما بچے کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی. اسفندیار کچھ دیر خاموش کھڑا رہا, پھر بولا, سیما مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے.
सीमा ने इसकी तरफ देखा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सीमा के हाथ रुक गए। इसके चेहरे पर हैरत फैल गई। असफंदार ने फौरन कहा, मैं ये फैसला तुम्हारी मजबूरी देखकर नहीं कर रहा, मैं ये फैसला तुम्हारी इज्जत के साथ कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी खातिर, इस बच्चे की खातिर, अपने दिल की खातिर। सीमा की आंखें नम हो गई, मगर खानदान असफंदार ने नरमी से कहा, खानदान को जितना गुस्सा करना है करे, जितनी नफरत करनी है करे, एक दिन खुद ठीक हो जाएंगे। मुझे किसी की नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता। सीमा खामोश रही। असफंदार ने मजीद कहा, मेरी नौकरी भी इसी अस्पताल में लगने वाली है, हम इसी शहर में रहेंगे, यही फार्म हाउस हमारा घर होगा, तुम सुकून से रहोगी, तुम्हारे बच्चे को किसी महरूमी का सामना नहीं होगा। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। असफंदार ने बहुत धीमे लहजे में कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक जवाब चाहता हूँ। सीमा ने नसें झुका ली। अगर तुम हाँ कहोगी तो तुम्हारी तबीयत मुकम्मल तौर पर ठीक होने के बाद 2-2.5 माह में हम निकाह कर लेंगे। कमरे में खामोशी फैल गई। सीमा बच्चे को देखती रही, फिर असफंदार को देखा। इसकी आंखों में बरसों का दर्द था। इसी दर्द के साथ पहली बार एक नई जिंदगी की उम्मीद भी थी। असफंदार खामोशी से इसके जवाब का इंतजार करता रहा। इसे यकीन था इस बार सीमा को फैसला अपनी मर्जी से करना होगा। इस बार किसी खानदान का दबाव नहीं होगा, इस बार किसी दुश्मनी का फैसला नहीं होगा, इस बार से सीमा का दिल फैसला करेगा। 6 माह गुजर चुके थे। फार्म हाउस की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर तरफ एक अजीब सी रौनक थी। छोटे से बच्चे की आवाज पूरे घर में गूंजती रहती थी। सुबह इसके रोने की आवाज से होती, शाम इसकी मासूम हंसी से सज जाती, रात को भी कभी वो बेचैन होकर जागता तो कभी सीमा इसे अपने सीने से लगाकर चुप कर आती, कभी असफंदार इसे अपनी बाहों में उठाकर पूरे कमरे में टहलता रहता। इस बच्चे का नाम अल्तमश रखा गया। असफंदार को जब भी मौका मिलता वो अल्तमश को अपनी बाहों में उठा लेता, कभी इसे सीने से लगाता, कभी इसके नन्हे हाथों को देखकर मुस्कुराता, कभी इसके गाल पर हल्की से बोसा देता। वो बच्चा इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। सीमा दूर खड़ी ये सब देखती तो इसके दिल में एक अजीब सी खुशी उतरती। कभी इसे यकीन नहीं आता था कि इसकी जिंदगी इतनी बदल सकती है कि 6 माह पहले वो एक ऐसी औरत थी जिसे अपने मुस्तकबिल का कुछ मालूम नहीं था, आज वो एक माँ थी, एक बीवी थी, एक ऐसे घर में रह रही थी जहां इसे इज्जत मिली थी, जहां इसकी बात सुनी जाती थी, जहां इसे मोहब्बत मिलती थी। असफंदार ने अपनी बात पूरी कर दी थी। वो सीमा के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आता था, इसके आराम का ख्याल रखता, कभी इसे थका हुआ देखता तो खुद काम संभाल लेता, कभी सीमा खामोश होती तो फौरन पूछता क्या हुआ, कभी वो बच्चे के साथ मसरूफ होती तो इसके लिए चाय बना कर ले आता। एक शाम सीमा खिड़की के पास बैठी थी, बाहर शाम उतर रही थी। असफंदार सेन में अल्तमश को अपनी बाहों में उठाए खड़ा था। बच्चा हंस रहा था, असफंदार भी इसकी हंसी के जवाब में मुस्कुरा रहा था। सीमा के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद असफंदार कमरे में आया। अल्तमश अभी भी इसकी बाहों में था। इसने बच्चे को सीमा के पास लेटा दिया, पर सीमा के बराबर बैठ गया। सीमा ने धीरे से कहा, घर वाले अभी भी नाराज हैं। असफंदार ने इसकी तरफ देखा। रहने दो। सीमा खामोश रही। वो मजीद कुछ कहना नहीं चाहती थी। असफंदार ने इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इनको नाराज रहने तो रहने दो, हम खुश हैं, यही काफी है। सीमा की आंखें नम हो गई। असफंदार ने इसके हाथ पर अपने मजबूत हाथ कर दिए। हमने किसी का हाथ नहीं मारा, किसी पर जुल्म नहीं किया, मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुमने मुझे मोहब्बत दी। अल्तमश हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीमा ने नसें झुका ली, फिर धीरे से बोली, पहले मुझे डर लगता था किसी चीज से। असफंदार ने पूछा कि शायद मैं कभी खुश नहीं हो सकूंगी। मुझे लगता था मेरी जिंदगी में हमेशा वही दुख रहेंगे। मुझे लगता था लोग मुझे हमेशा इल्जाम देते रहेंगे। असफंदार खामोशी से इसे देखता रहा। सीमा ने इसकी तरफ देखा, मगर आपने मुझे यकीन दिलाया कि मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई। असफंदार की आंखें नम हो गई। सीमा ने अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। आपने मुझे सिर्फ अपने घर में जगह नहीं दी, आपने मुझे अपनी जिंदगी में जगह दी। असफंदार ने इसकी आंखों में देखा और अब सीमा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब मुझे किसी बात का मलाल नहीं है। असफंदार के चेहरे पर सुकून आ गया। सीमा ने धीरे से कहा, मैंने बहुत कुछ खोया था, मगर आपने मुझे दोबारा जीना सिखा दिया। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, और शायद मैंने आपसे इस वक्त मोहब्बत करना शुरू कर दिया था जब मुझे खुद भी अपनी इस कैफियत का अंदाजा नहीं था। असफंदार की आंखें एक लम्हे के लिए ठहर गई। तो मुझसे मोहब्बत करती हो? सीमा ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। बहुत ज्यादा। असफंदार के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जिसमें बेहद खुशी थी। वो थोड़ा करीब हुआ। सीमा ने भी नजरें नहीं चुराई। असफंदार ने आहिस्ता से इसके सर पर हाथ रखा, फिर इसे अपने करीब कर लिया। सीमा इसके सीने से लग गई। इसे पहली बार महसूस हुआ कि इस जगह इसे किसी खौफ की जरूरत नहीं। इसके दिल में कोई मलाल नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ सुकून था, सिर्फ मोहब्बत थी, सिर्फ एक ऐसा रिश्ता था जिसे इसने अपनी मर्जी से कबूल किया था।
अल्तमश अचानक करवट लेकर हंसने लगा। दोनों ने एक साथ बच्चे की तरफ देखा। सीमा मुस्कुरा दी। असफंदार ने बच्चे को दोबारा अपनी बाहों में उठा लिया, फिर सीमा की तरफ देखकर बोला, देखो हमारा बेटा भी खुश है। सीमा की आंखों में मोहब्बत उतर आई। इसने आगे बढ़कर अल्तमश के सर पर हाथ रखा, फिर असफंदार की तरफ देखा। मुझे लगता है मेरी दुनिया मुकम्मल है। असफंदार ने इसका हाथ थाम लिया, मेरी भी। सीमा ने इसके कंधे से सर टिका दिया। बाहर शाम गहरी हो चुकी थी। फार्म हाउस की रोशनी जल चुकी थी। अंदर एक छोटा सा खानदान अपनी दुनिया में खुश था। वो लोग जो कभी सीमा की जिंदगी को इसके लिए सजा समझते थे, आज इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे। जो लोग नाराज थे वो नाराज रह सकते थे। असफंदार और सीमा के लिए अब एक दूसरे का साथ काफी था। इनके दरमियान एहतराम था, एतमाद था, मोहब्बत थी और सबसे बढ़कर एक ऐसा सुकून था जो सीमा ने अपनी जिंदगी के पहले हिस्से में कभी महसूस नहीं किया था। सीमा ने आंखें बंद की। असफंदार के सीने से लगी रही। इसके दिल में सिर्फ एक एहसास था, इसने अपनी जिंदगी दोबारा पा ली थी। असफंदार ने इसे सिर्फ एक घर नहीं दिया था, इसने इसे मोहब्बत दी थी, अपना नाम दिया था, अपना साथ दिया था। और सीमा ने भी अपने दिल के तमाम खौफ पीछे छोड़ दिए थे और अब वो असफंदार की सिर्फ बीवी नहीं थी, वो इसकी मोहब्बत थी, इसकी जिंदगी थी, इसकी हमसफर थी। इनके दरमियान जो रिश्ता कभी लोगों के फैसलों के नीचे दब गया था, वो मुकम्मल हो चुका था। मोहब्बत जीत चुकी थी। सीमा मुस्कुरा रही थी, असफंदार मुस्कुरा रहा था। अल्तमश इन दोनों के दरमियान सुकून से सो रहा था। और यूं इनकी जिंदगी ने एक ऐसे खूबसूरत मोड़ पर आकर दम लिया जहां माजी का हर दुख पीछे रह गया था और मुस्तकबिल में से मोहब्बत और खुशियों की रोशनी बाकी थी।